गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप जो चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त? कल हमने शुरुआत करा था अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में सर अभी तक हम क्या क्या बातें डिस्कस कर चुके हैं? तो जीएसटी में हमारा सेल्फ असेसमेंट होता है, और सर ये जो सेल्फ असेसमेंट होता है, ठीक है, तो जीएसटी में हमारा सेल्फ असेसमेंट होता है सर। इसमें असेसी को खुद ही टैक्स लाइबिलिटी असेस करनी पड़ती है। जीएसटीआर 1 में सारे ट्रांजैक्शन जाएंगे और जीएसटीआर 3B में उन ट्रांजैक्शंस का पेमेंट होगा। अब इसके बाद दो नोटिस रहते हैं, एक 73 का नोटिस और एक 74 का। सेक्शन 73 इज फॉर बोनाफाइड केसेस और 74 किसके लिए सर? हमारा मैलिफाइड केसेस। 73 का शो कॉस्ट नोटिस आएगा कितने टाइम में? 2 साल 9 महीने, और 74 का 4 साल 6 महीने। हमें 73 74 से ज्यादा लेना देना नहीं है। हमें लेना देना था कि सर ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आपको कब तक मेंटेन करने हैं, कब तक संभाल के रखने। तो अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स एज पर जीएसटी आपको रखने हैं कितने? 72 मंथ्स। और ये 72 मंथ्स कहां से? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। बाय डिफॉल्ट वो 7 साल हुई गए, क्योंकि एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या आएगी? 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जैसे ईयर 2021, तो सर 2021 का एनुअल रिटर्न जाएगा कब? 31/12/2021। प्लस कर दो क्या? 72 मंथ्स। तो जैसे प्लस करा तो कितना आया? 31/12/2027। अब सर एक बात बताओ, ये तो बड़ा सिंपल था। कभी कभार क्या होता है ना, कोर्ट केस हो जाता है। अब कोर्ट केस के केस में क्या करें? तो सर फॉर सपोज करो 18-19 में कोर्ट केस हो गया। एनुअल रिटर्न की तारीख क्या? 31/12/2019। प्लस कितना कितना आया? 31/12/2025। अब सर कोर्ट का जो ऑर्डर है ना, वो आया हमारे पास 30/9/2025। लॉ मेकर बोलता है पहले तो आप कर लो 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, और 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कोर्ट ऑर्डर। जब कोर्ट ने डिसीजन सुनाया वहां से कितने साल? 1 साल। विच एवर इज लेटर। तो जो भी हमारा लेटर रहेगा, बस वहां तक आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखने हैं। बोलो यहां तक की बात क्लियर है? सर फिर हमने देखा था क्या क्या अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में रखना होता है। सर बहुत सारी चीजें होती हैं। इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, सर टैक्स की डिटेल, क्या गुड्स इंपोर्ट करा, क्या गुड्स एक्सपोर्ट करा, सर और क्या क्या डिटेल रखनी पड़ती है। सर अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जितनी सारी इनवर्ड सप्लाई आरसीएम में टैक्सेबल है उन सब की डिटेल। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोजिशन वाले को सारी डिटेल रखनी है, बस 2 चीजों को छोड़ के। सर कौन सी 2 चीजें? एक तो है हमारा स्टॉक, स्टॉक ऑफ, इसको रखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, इसे टैक्स डिटेल रखने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज कंपोजिशन में तो सर टैक्स की बात होती ही नहीं है। तो इसे न तो ओपनिंग स्टॉक, रिसीट, फिर कितना इशू करा, गुड्स लॉस्ट, लॉस बाय फायर, चोरी हुआ, ये कोई डिटेल रखने की जरूरत नहीं है। और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितना, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना, ये सारी डिटेल रखने की भी जरूरत नहीं है। सर रिकॉर्ड्स रखेंगे कहाँ? तो रिकॉर्ड्स हमें रखना रहता है पता है 2 प्लेसेस पे। एक तो पीपीओबी और एक एपीओबी। पीपीओबी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और एपीओबी स्टैंड्स फॉर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर कल को रिकॉर्ड कोई थर्ड प्लेस पे मिले, तो बाय डिफॉल्ट ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि रिकॉर्ड्स आपके हैं। फिर आपको कॉन्ट्ररी प्रूव करना पड़ेगा कि रिकॉर्ड आपकी नहीं है। ठीक है, बोलो यहां तक की बातें क्लियर है क्या? अब
इधर आओ। हाउ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विल बी मेंटेन। सर कैसे क्या मेंटेन करेंगे? तो यार या तो आप मैन्युअली मेंटेन करो या तो आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करो। दोनों चलेंगे क्या? हाँ सर दोनों चलेंगे, बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ना बहुत प्रॉब्लम होता है। सर क्या क्या प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में? तो यार इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसका? पासवर्ड। प्रॉपर ऑफिसर आया और प्रॉपर ऑफिसर ने बोला कि लाओ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, हमने बोला ये ले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, प्रॉपर ऑफिसर बोल रहा है पासवर्ड। तो आप क्या ऐसा बोलोगे पासवर्ड नहीं बताएंगे? अरे यार तो फिर मतलब ही क्या हुआ डॉक्यूमेंट रखने का? तो जब आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट रखे, क्या प्रॉपर ऑफिसर को पासवर्ड बताना पड़ेगा? हाँ सर पासवर्ड बताना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का डेटा आराम से गायब हो सकता है, बस हार्ड ड्राइव क्रैश होने की जरूरत है, इसलिए आपको एक और चीज रखनी पड़ेगी, क्या? बैकअप। ठीक है। तो यार उस दिन मेरी मोहित सर से बात हो रही थी, तो मैंने उनको बोला यार ये हार्ड ड्राइव में डेटा रखना सेफ है? तो उन्होंने बोला सर हमारे क्लाइंट के जितने भी डेटा है ना वो हमने हार्ड ड्राइव में रखे। तो शुरू शुरू में जब मैंने नई नई प्रैक्टिस करी ना तो हार्ड ड्राइव ही क्रैश हो गई। तो जब हार्ड ड्राइव ही क्रैश हो गई तो क्लाइंट का डेटा गॉन। अब उन्होंने बोला कि हम एक हार्ड ड्राइव में डेटा रखते हैं, इस हार्ड ड्राइव का क्या करते हैं? बैकअप, और इसका भी क्या करते हैं? बैकअप। ऐसा करना जरूरी है, वरना सर क्लाइंट का इतना सारा डेटा 2 मिनट में स्वैप हो जाएगा। तो सर अगर आपने डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा है तो आपको उसका क्या रखना है? बैकअप। फिर सर डिटेल्स ऑफ फाइल्स, पासवर्ड, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक में कोड रहते हैं 012 024, ये कोड भी आपको प्रॉपर ऑफिसर को बताने पड़ेंगे कि भाई इस कोड का मतलब है ये वाला अकाउंट, इस कोड का मतलब है ये वाला अकाउंट। तो क्या ये सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर ऑफिसर को देनी पड़ेगी? हाँ सर देनी पड़ेगी। और जो भी रिकॉर्ड से दैट शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय डिजिटल सिग्नेचर। क्या याद है मैंने आपको कल सिखाया था डिजिटल सिग्नेचर क्या होती है? ठीक है, तो एक डीएससी पेन ड्राइव फॉर्म में जैसे ही उसको इंसर्ट करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ऑटोमेटिकली साइन हो जाएगी किसकी सर? डिजिटल सिग्नेचर। और अगर प्रॉपर ऑफिसर आपसे रिकॉर्ड मांगेगा तो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में नहीं, अगर हार्ड कॉपी में मांगेगा तो हार्ड कॉपी में भी देना पड़ेगा, या इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट। अब उसको तुमने बाइनरी लैंग्वेज में दे दिया तो समझ में थोड़ी आएगा, तो लेमैन लैंग्वेज में आपको उसको देना पड़ेगा। एक बार एंट्री कर दी ना तो उसको इरेज कर सकते हैं और ना ही ओवरराइड कर सकते हैं। पर सर एक बात बताओ, गलती तो हर इंसान से होती है, तो कैसे क्या इरेज करेंगे ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता। फॉर सपोज करो मुझे लिखना था 2080 और मैंने गलती से लिख दिया 2008। अब पता है कैसा रहेगा? गलती तो सही करनी पड़ेगी। तो अब इसको मेरे को काटना है, इधर लिखना है क्या? 2080, और यहां पे मुझे करनी है क्या? साइन। ऐसे जितनी भी गलतियां होती है उसको आप कट करोगे, सही लिखोगे, और सही के बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्या डालोगे? साइन। ठीक है। क्या? किसका? नहीं 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 नहीं, आर्टिकल का साइन नहीं चलेगा हमारे रिकॉर्ड से, तो सीए का साइन। ठीक है, आर्टिकल का तो साइन कहीं पे भी नहीं चलता। ठीक है, तो हाँ सो सॉरी। इनकरेक्ट एंट्रीज अदर देन दैट ऑफ क्लैरिकल नेचर बी स्कोर्ड आउट अंडर अटेस्टेशन, मतलब स्कोर्ड आउट अंडर अटेस्टेशन। ठीक है, और उसके बाद कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करोगे आप? करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड करोगे। आई बात समझ में? अगर सर रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली है तो जितनी एंट्री एडिट करी और जितनी एंट्री डिलीट करी उन सबका लॉग मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि बेटा क्या होता है ना, जानबूझ करके 31 मार्च की आधी एंट्री तो डिलीट कर देते हैं। तो ये आधी एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री होती है जो सिर्फ हमको रिटर्न को थोड़ा बहुत सही करने के लिए, इनकम टैक्स को बचाने के लिए करनी पड़ती है। हमें भी मालूम है हमने सब फर्जी एंट्री घुमाई है। प्रॉपर ऑफिसर आएगा, चेक करेगा और इस एंट्री के डॉक्यूमेंट मांगेगा, इस एंट्री के डॉक्यूमेंटेशन तो है ही नहीं। तो इसलिए लॉ में लिखा तो हुआ है पर प्रैक्टिकली कोई फॉलो करता नहीं है कि जितना भी आपने एंट्री एडिट करा और जितनी भी एंट्री डिलीट करी उन सबका अलग से रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। ठीक है,
प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरी लाइफ में बहुत फर्क होता है। ऑडिट में नो मैटर आपने कितने भी चीजें पढ़ ली हो, प्रैक्टिकल लाइफ में हर चीज मेंटेन नहीं होती। ठीक है, उसके बाद सर बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी सीरियली नंबर्ड और जब जब मांगे तब तब देना पड़ेगा। तो भाई ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, बट फिर भी आपको 2-3 चीजें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। अगर प्रॉपर ऑफिसर पासवर्ड मांगे तो क्या देना पड़ेगा? हाँ सर देना पड़ेगा। क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रखे और बैकअप नहीं रखा चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा सर। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से तो प्रॉपर उसका बैकअप भी रखना है, मेंटेन भी करना है, एंड यू हैव टू प्रिजर्व ऑल्सो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को ऑथेंटिकेट करना है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। और प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो हार्ड कॉपी में भी मांग सकता है या इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट में भी मांग सकता है। जो भी एंट्री गलत हो गई, क्लैरिकल नेचर की है, उसको तो आप सही कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर क्लैरिकल नेचर को छोड़ के कोई भी दूसरी गलती, क्या उसको सही कर सकते हैं? हाँ सर सही कर सकते हैं। आप उसको स्कोर आउट करो और क्या करवा दो? अटेस्टेशन। किसका अटेस्टेशन सर? जिसके रिकॉर्ड है उसका अटेस्टेशन, सीए का अटेस्टेशन नहीं, जिसके रिकॉर्ड है उसका अटेस्टेशन। प्रेरक सर के रिकॉर्ड है, पेश के रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ है तो प्रेरक सर साइन करेंगे। ऐसा थोड़ी बार बार फोन लगाएंगे, चलो सीए आ जाओ एक गड़बड़ हो गई साइन करो। ठीक है, जिसके रिकॉर्ड है उसका अटेस्टेशन लगेगा। आई बात समझ में? और जितनी भी एंट्री एडिट करी और जितनी भी एंट्री डिलीट करी, एडिट डिलीट, ये सारी की सारा इसका अलग से क्या रखना है? लॉग। और अगर आपने कोई ऐसा अजीबो गरीब नंबर रखा है, आप प्रॉपर ऑफिसर को समझ में नहीं आ रहा है, बोले ये 020 क्या है, हमने बोला हम नहीं बताएंगे, ढूंढो, ढूंढ के बताओ। अरे वो तुमने तुम्हारा अकाउंट का क्या नंबर दिया है वो प्रॉपर ऑफिसर को क्या पता, तो उसको बताना पड़ेगा 020 इज सेल्स अकाउंट। ऐसे हर डेटर और क्रेडिटर का नंबर होता है, डेटर का अलग नंबर, क्रेडिटर का अलग नंबर। बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 15 से 20 हजार सिर्फ नंबर होते हैं, और रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन में 2.5-3 लाख नंबर, इतने डेटर क्रेडिटर होते हैं। अब प्रॉपर ऑफिसर बोल रहा है ये नंबर आप बोल रहे हो ढूंढ के बता, कैसे भाई? आपको बताना पड़ेगा इस नंबर से ये वाला अकाउंट ओपन अप होगा। ठीक है, बस ये सारी बातें। और जब जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगेंगे आपको देनी पड़ेगी। सर एक जाओ तेल लेने गया, हम नहीं मेंटेन करते बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या उखाड़ लोगे? ये बात भी सही है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन नहीं करी तो सेक्शन नंबर 73 और सेक्शन नंबर 74 का नोटिस आएगा। अच्छा, 73 और 74 का नोटिस कब आता है? 2 साल 9 महीने। और 74 का 4 साल 6 महीने। ऑर्डर कब आता है? 3 साल। और 74 का ऑर्डर 5 साल। ठीक है, अब जहां जहां 73 74 आए तो अब ऐसा बोलना, देख बेटा 73 74 है तो फाइनल के, पर थोड़ी बहुत हमको पता होना चाहिए कि है क्या 73 और 74। ये देखो, ये क्या है सर? ये 73 और 74। हाँ ये फाइनल के नोट्स है। हाँ ये मेरी बुक है, और किसकी बुक है दिख नहीं रहा है तुम्हें? तो ये देखो, ये 73 और 74, इसमें ये सिर्फ ऐसे ही दिखा रहा हूं आपको दर्शन करने के लिए, नॉलेज पर्पस के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, वो फ्रॉड केस की पेनल्टी बस देख लो, 15, 25, 50 और 100। ये क्या है हमारा? पेनल्टी। कौन से केसेस में? फ्रॉड। सर नॉर्मल केस में कितनी पेनल्टी होती है 73 में? 10% ऑफ द टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। ये अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में जब आप बड़े बच्चे बन जाओगे तब हम पढ़ेंगे। ठीक है सर, ये आपको नोट्स क्यों दिखाना था? करनी पड़ती मार्केटिंग, तो क्या बताऊं मैं तुमको। चलो तो सर, पीओ शेल डिटरमाइन द टैक्स पेबल ऑन अनअकाउंटेड गुड्स एंड और सर्विसेज। हमेशा याद रखना, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करे ना तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। क्या होता है? सपोज करो अभिषेक भाई, इन्होंने एक भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करा है, प्रॉपर ऑफिसर आए बोले बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करो, इसने बोला बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं? इसने बोला बही खाते। बोले वो क्या होते हैं? बोले नहीं पता, ऐसा कुछ मेंटेन नहीं करते, हम तो सिंगल एंट्री सिस्टम पे चलते हैं। ठीक है, अब उसने पूछा है सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? तो अभिषेक ने बोला यार वो तो विनय सर पढ़ा रहे हैं, अभी बाकी ये टॉपिक फिर बताऊंगा। बेटा जो सारा स्टॉक आपकी शॉप पे पड़ा है ना, जितना स्टॉक आपके शॉप पे पड़ा हुआ है,
और क्योंकि अकाउंटिंग तो आपने करी नहीं है, ये जितने स्टॉक पे जितना भी सप्लाई आगे जाके बनेगा और इसकी मार्केट वैल्यू आपने निकालोगे। कौन निकालेगा? प्रॉपर ऑफिसर, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में तो कुछ मेंटेन ही नहीं है। उस मार्केट वैल्यू में जितना भी टैक्स पेबल आएगा वो वाले टैक्स की डिमांड निकल जाएगी। और मार्केट वैल्यू हम निकालते हैं नहीं, कौन निकालता है? प्रॉपर ऑफिसर। इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रहने चाहिए। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, मेरी फ्रेंड है ईवाई में काम करती है, अभी उनके साथ एक रिसेंट केस हुआ बिल्कुल शानदार। प्रॉपर ऑफिसर में ज्यादा दिमाग होता नहीं है। अब प्रॉपर ऑफिसर आया कंपनी पे और प्रॉपर ऑफिसर ने बोला रिकॉर्ड्स दिखाओ। कंपनी तो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करती। अब क्या होता था ना, कंपनी का एक सिस्टम था। सिस्टम ऐसा था कि अगर आज 1000 केजी स्टॉक आ रहा है तो हम एंट्री कल करेंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना इतना सारा स्टॉक आता है, तो एक दिन पूरा आने दो, कल एंट्री करेंगे। अब प्रॉपर ऑफिसर आया, चेक करा। अब जब वो रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो उसने बोला यार इसकी एंट्री तो है नहीं। क्लाइंट बेचारे ने बोला कि सर हमारा जो पॉलिसी है वो पॉलिसी आप समझो कि आज स्टॉक आएगा, उसकी एंट्री कब करेंगे? कल। वो प्रॉपर ऑफिसर ने अननेसेसरी उसकी डिमांड निकाल दी। प्रॉपर ऑफिसर है भाई, और जीएसटी के प्रॉपर ऑफिसर इतनी बातें नहीं समझते। और लॉजिकल है ना भाई, अगर अभी स्टॉक आएगा मैं आधे घंटे में कैसे एंट्री करूंगा, चेक करूंगा? मैं भी तो स्टॉक की काउंटिंग करूंगा ना कि भाई सप्लायर ने कितना भेजा है, क्या चेक करा। तो सिर्फ इतना सा रीजन हमने बोला, तो मैंने बोला यार ये तो सिंपल सा है, इसका जवाब क्या जाएगा? इसके जवाब में बस यही जाएगा। उसने बोला नहीं साहिल, यही फर्क है थ्योरी और प्रैक्टिकल में। बोले इसका जवाब हमको कम से कम 30 से 40 पेज में देना पड़ेगा। इस इतनी सी बात क्या बताना है उस बात में कि हमारा जो स्टॉक आ जाता है उसकी एंट्री कब करते हैं? कल। बोले पुराने 3 साल की डाटा देना पड़ेगा, 3 साल का ऑडिट ट्रेल देना पड़ेगा, उससे प्रूव करना पड़ेगा कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, वरना अननेसेसरी प्रॉपर ऑफिसर इसके ऊपर क्या निकाल देगा? डिमांड। बेटा वो गधे गधे, उनमें इतना दिमाग नहीं है, उनमें कुछ दिमाग नहीं है। अरे हम चार्टेड अकाउंटेंट है, वो कोई चार्टेड अकाउंटेंट, वो लकीर के फकीर है। लिखा हुआ है ना भाई कि स्टॉक की एंट्री होनी चाहिए, कहाँ है एंट्री? नहीं है एंट्री, चलो भाई डिमांड निकाल। बस फिर उसके बाद केस होगा और फिर सीए साहब उस केस को सुलझाएंगे और पैसे मिलेंगे। आया आपको समझ में? तो ये सब प्रैक्टिकल केसेस होते हैं, ठीक है। और कौन सा नोटिस आएगा सर? सेक्शन नंबर 73 और 74। अब थोड़ी बेसिक बातें हैं, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना कि कौन कौन से रिकॉर्ड किस किस को मेंटेन करने। सबसे पहला, रिकॉर्ड टू बी मेंटेन बाय एजेंट। गलत मत बताना, आप बिना देखे बताओ एजेंट कौन कौन से रिकॉर्ड रखेगा। एक, कंसाइनमेंट टाइटल जो उसको स्टॉक प्रिंसिपल से मिला है, और ठीक है कितना सेल करा है, क्या ठीक है, क्रेडिट पे कितना, क्या टैक्स पे है, कितना क्या कमीशन है, ये सारे रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करेगा? एजेंट। तो एजेंट क्या क्या रखेगा सर? सबसे पहले ऑथोराइजेशन रिसीव फ्रॉम प्रिंसिपल, क्योंकि एजेंट को माल मिला है तो एजेंट को सबसे पहले ऑथोरिटी होनी चाहिए, फिर ही तो माल मिलेगा। तो क्या प्रिंसिपल ने एजेंट को ऑथोराइज करा है? दूसरा, सर कौन कौन से गुड्स इसको रिसीव हुए हैं और इसने सप्लाई करे हैं, क्योंकि सर हमने पढ़ा था सच्चा एजेंट। सच्चा एजेंट वो होता है जो इनवॉइस अपने नाम पे इशू करता है। बोलो याद है? तो सर वो इनवॉइस अपने नाम पे इशू करता है, और इस एजेंट को कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और अगर एजेंट ने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लिया और ये सच्चा एजेंट है, तो टैक्स का पेमेंट भी कौन करेगा? एजेंट करेगा। क्या प्रिंसिपल करेगा? नहीं। और एक और चीज, अगर डेल क्रेडर एजेंट है तो जो इंटरेस्ट है ना वो भी आपस में क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। तो गुड्स के साथ इंटरेस्ट भी हो जाएगा हमारा क्लब। और टाइम टू टाइम सर एजेंट सारा अकाउंट्स की डिटेल, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, ये डेटर है ये क्रेडिटर है, ये टाइम टू टाइम फर्निश करेगा किसको? प्रिंसिपल। और टैक्स पेड ऑन जो भी गुड्स सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, ये डॉक्यूमेंट है किसके राजा? एजेंट के। इसके बाद रिकॉर्ड्स
मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। अब मुझे एक बात बताओ, ये एडिशनल रिकॉर्ड्स, एडिशनल मतलब ये सारे रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने ही करने हैं, और आप अभी सोच समझ के बताना कि मैन्युफैक्चरर को और क्या मेंटेन करना पड़ेगा बिना देखे। बहुत ही शानदार, बस यही दिमाग चलवाना है मुझे, पढ़ के दिमाग नहीं चलाना। आप बस सोचो कि भाई एक मैन्युफैक्चरर है और लॉ मेकर, आपको लॉ बनाना है, तो आप लॉ बनाओगे तो मैन्युफैक्चरर को क्या बोलोगे कि देख मैन्युफैक्चरर देखो ये एडिशनल रिकॉर्ड रखने, ये तो रखने ही है, ये तो रखने ही है, पर साथ साथ में कुछ कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स भी रखने, तो हम बोलेंगे देख मैन्युफैक्चरर तुमको रखना है रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल और सर्विसेज जो भी मैन्युफैक्चर में यूज हुई वो, अच्छा कितना वेस्ट, कितना बाय प्रोडक्ट, अरे कॉस्टिंग पढ़ा है क्या, बाय प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, स्क्रैप अकाउंटिंग, तो क्या ये डिटेल भी रखनी पड़ेगी? हाँ, तो मंथली प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स। अच्छा एक सर्विस प्रोवाइडर क्या डिटेल रखे? सर देखो, सर्विस प्रोवाइडर ये डिटेल रखेगा कि इस सर्विसेज को देने में कितना गुड्स यूज हुआ। क्या पेस वाले ये डिटेल रखेंगे कि कितनी किताबें आई? हाँ, पेस वाले सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस सर्विसेज को प्रोवाइड करने में जो सब गुड्स यूज हुआ वो सब डिटेल रखनी पड़ेगी, जो इनपुट सर्विसेज मिली और जो हमने सर्विसेज सप्लाई करी वो भी डिटेल आपको रखनी पड़ेगी। इसके बाद सोच समझ के बताना, एक गोडाउन ओनर, देखना मत, एक गोडाउन ओनर, एक वेयरहाउस वाला और एक ट्रांसपोर्टर वाला क्या क्या डिटेल रखेगा। गोडाउन में कितना स्टॉक है, और बेटा गोडाउन में कितना स्टॉक है और किसका है? हमारे पिताजी का स्टॉक नहीं है, किसी और का स्टॉक है, सबका अलग अलग होता है, तो आपको रखना पड़ेगा ना ये आखिर का स्टॉक किसका है। और सेल ये कहां से इशू कितना करा है, ठीक है। तो एक और चीज याद रखना, भले रजिस्टर्ड हो या ना हो, अभी सुनो ध्यान से बेटा, लॉ मेकर ने बोला ट्रांसपोर्टर आप है ना यूज किए जा सकते हो चोरी के लिए। लोग डायरेक्टली चोरी नहीं करेंगे, लोग क्या करेंगे ना, सारा अपना जो भी चोरी का माल है ना वो आप क्या रख के आएंगे, और आप रहोगे अनरजिस्टर्ड, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड रहोगे तो हमारे पास चेकिंग की पावर नहीं होगी। तो हमने बोला देख ट्रांसपोर्टर, चाहे तू रजिस्टर्ड रहे या अनरजिस्टर्ड, डॉक्यूमेंट तो तेरे को रखने ही पड़ेंगे। रजिस्टर्ड है तो भी रखेगा, अनरजिस्टर्ड है तो भी रखेगा। क्या क्या सर? कंसाइनर की डिटेल, कंसाइनी की डिटेल और अदर रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ गुड्स इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। और एज में बी प्रिस्क्राइब का मतलब है कहां पे? इसका एमसीक्यू क्वेश्चन ध्यान रखना, अनरजिस्टर्ड है क्या तो भी रखना है? हाँ सर तो भी रखना है। क्या क्या रिकॉर्ड्स? गुड्स कितने ट्रांसपोर्ट करे, कितना ट्रांजिट में, जीएसटीएन ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइन, कंसाइनर का भी और कंसाइनी का भी, और सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में काय काय की डिटेल, कितने टाइम तक स्टॉक वेयरहाउस में था, कितना डिस्पैच करा, कितना मूव करा, कितना आया, कितना डिस्पोज ऑफ करा, ये सारी डिटेल रखनी पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्टर को ये सब और गोडाउन और वेयरहाउस ओनर को ये सब, ठीक है सर। वर्क कॉन्ट्रैक्ट याद है आपको? वर्क कॉन्ट्रैक्ट, चलो आप बताओ वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले को क्या डिटेल? वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? साहिल सर ने छोड़ दिया पढ़ाना लिखाना, अब सर बिल्डिंग बनाएंगे। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में सर क्या करेंगे? सर बोलेंगे यार इंटर वाले बच्चों तुम भी छोड़ो सीए बीए, अपन एक काम करते, मैं तुमको रोज के दिहाड़ी मजदूरी दूंगा 1000 रुपए दिन की, ठीक है, सामान सब अपना वेंडर वेंडर है, अपन लोगों की बिल्डिंग बनाएंगे। पेस की बिल्डिंग में मजा नहीं आया, अपन अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे, ये अपन ले रहे हैं क्या? तो बताओ साहिल सर को कौन कौन से अकाउंट रिकॉर्ड रखने? ठीक है, कंप्लीशन और अच्छा ये रखूं कि किस किस का काम है ना, पेस कोचिंग, एक्स कोचिंग, वाई कोचिंग, वी कोचिंग, तो ये किस किस का काम है वो भी तो रखना पड़ेगा। हाँ, किसका एडवांस पेमेंट आया, किस पे कितना जीएसटी पे कर दिया, ये सब चीजें आपको रखनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या
वर्क कॉन्ट्रैक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है क्या? किस में मिलता है, किस में नहीं मिलता है? सर देखो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का कैसा है ना, अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए लिया तो क्रेडिट मिल जाएगा। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी में किसी किसी का नहीं मिलेगा। एक तो टेलीकम्युनिकेशन टावर का नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, और पाइपलाइन आउटसाइड इसका क्रेडिट भी नहीं। अच्छा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैंने कोई भी खर्चा पीएनडल में डेबिट करा है, ठीक है, और अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग है तो सर सब कॉन्ट्रैक्टिंग में भी आपको क्रेडिट मिल जाए। बोलो ध्यान है क्या? ठीक है, तो सर अब देखो ना यार, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले को क्या क्या डिटेल रखनी पड़ेगी, किस किस का काम उठाया है, और फिर किस किस से हमने गुड्स लिए हैं, फिर डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी रिसीव्ड, यूटिलाइज्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स का चैप्टर खत्म। ठीक है, बड़ा टाइम पास चैप्टर है। इस टाइम पास चैप्टर में बस एक चीज ध्यान रखना, दो चीजें ध्यान रखना, आप कहीं पे इंपॉर्टेंट लिख लो। एक, हाँ थ्योरी, अभी अपने सारे चैप्टर हो चुके हैं मोर और लेस, ठीक है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। दो क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लिख लो, इसके ऊपर ही लिख देना कहीं पे। एक लिख देना पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स, पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स, और दूसरा लिखना कंपोजिशन, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट, कंपोजिशन, डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट। हाँ, एक्सेप्ट वो लिख दो ना, दो चीजें, एक्सेप्ट स्टॉक ऑफ गुड्स एंड डिटेल्स ऑफ टैक्स। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला पार्ट चैप्टर का, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, जिसको प्यार से बुलाते क्या, ई वे बिल। इसमें से अभी ये वाला टर्म हटा दो, तो ये क्या बना, पहले वे बिल होता था, पहले कुछ नहीं होता था, ये इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। जब शुरू शुरू में जीएसटी आया था तो इलेक्ट्रॉनिक कुछ नहीं था, क्या था, वे बिल। सर ये होता क्या है वे बिल, और क्यों बनाना रहता है? राजा, जब हमारे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें चेक करनी रहती है कि इसके ऊपर जीएसटी का पेमेंट करा है या नहीं करा है। हो सकता है कि सर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कुछ और ले जा रहे हो सकता है सर आप पंजाब में ड्रग्स ले जा रहे हो, भाई आप कुछ भी ले जा सकते हो। प्रॉपर ऑफिसर को हमने पावर दी कि प्रॉपर ऑफिसर कोई भी गाड़ी आए, अभिषेक की गाड़ी आए, सभा की गाड़ी आए, किसी की भी गाड़ी आए, तुम्हारे पास पावर है उस गाड़ी को रोकने का। जब आप गाड़ी को रोकोगे तो अब रोकने के बाद आप उस ट्रांसपोर्टर से बताए क्या मांगना, उस ट्रांसपोर्टर को बोलना, देखो ट्रांसपोर्टर आप हमें क्या दो, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। तो इसका मतलब है जब एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स का मूवमेंट होगा तब आपको बनाना पड़ेगा क्या, ई वे बिल। पकड़ेंगे किसको, सप्लायर को, रेसिपेंट को? सर अभी सप्लायर और रेसिपेंट पे बात नहीं आएगी, पहले तो प्रॉपर ऑफिसर किसका कॉलर पकड़ेगा, ट्रांसपोर्ट। अब एक और चीज, अभी अभी सुनो, अभी सुनो। सर एक बात बताओ, ये तो बहुत हार्श प्रोविजन हो गया, क्या ई वे बिल का पोर्टल अलग है? हाँ भाई, ई वे बिल का पोर्टल अलग है। तो जो जीएसटी का, देखो तीन पोर्टल अपन ने पढ़ लिए, एक जीएसटी का पोर्टल अलग है, ई इनवॉइस का पोर्टल अलग है, और एक ई वे बिल का पोर्टल अलग है। जब ये प्रोविजन आया ना तो यार हमने बोला देखो ये तो बहुत हार्श प्रोविजन है, आप बोल रहे हो हर केस में क्या बनाओ, ई वे बिल बनाओ, कुछ वैल्यू रखो।
क्या रखो, कुछ वैल्यू। चलो आपके हिसाब से बताओ सरकार की फेवरेट वैल्यू कौन सी, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000? 50,000। सरकार ने सोच समझ के वैल्यू रखी और सरकार ने बोला हर केस में ई वे बिल नहीं बनाना, ई वे बिल बनाना है अगर वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। अब सुनो ध्यान से, अब 50,000 से ज्यादा वैल्यू है, ये तो बात समझ में आई, बट सर 50,000 में टैक्स का अमाउंट जोड़ना है या नहीं जोड़ना है? आपके हिसाब से बताओ सरकार क्या चाहती होगी, ई वे बिल बने या नहीं बने? बने। तो बेटा अगर यहां पे सपोज करो साहिल सर है, यहां पे है वैभव, ठीक है वैभव, ये तुम्हारी क्या है राजा? ट्रक है ना, ये पीछे तुम शायरी वायरी भी लिख सकते हो, है ना? और ये है राहुल, राहुल को गुड्स भेजने हैं और मैं आया सबसे पहले कहा, वैभव। मैंने बोला वैभव भाई ई वे बिल की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा गुड्स है कितने का, 48,000। इसने बोला सर क्या जीएसटी वीएसटी, मैंने बोला देख अभी 48,000 पे जीएसटी तो नहीं जोड़ा है, 18% जीएसटी, 18% क्या है, जीएसटी। सर ई वे बिल बनाना है कि नहीं बनाना है? अभी सुनो, लॉ मेकर ने ये नहीं बोला कि भाई आपको ई वे बिल बनाना है तो 50,000 से ज्यादा बनाना है। लॉ मेकर ने सिंपल सी बात बोली है कि जो 50,000 की लिमिट है ना, ये नहीं देखना है, सब जोड़ने के बाद देखना है। मतलब 48,000 इसमें, तो कितना आ रहा है ये, 5। और क्योंकि ये 50,000 से, तो फिर आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब 2 मिनट सब इधर ध्यान देना, मैं आपको एक शानदार यूट्यूब पे वीडियो दिखाता हूं कि आखिरकार ये कैसे क्या ई वे बिल बनता है। आएगी ना, वॉइस आएगी। अरे एक काम करो ना, आईटी वाले को बुलाओ ना। वॉइस आ रही है या नहीं देखते अपन एक बार, वॉइस आ रही है क्या? देखो या तो वॉइस नहीं आ रही तो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ मेरी वॉइस से। अरे मेरे को भरोसा है, इसके वॉइस ला दो ना यार। अरे बहुत तेज आ रही है, कान में दुख रहा है। भाई ये आशुतोष कुमार की शायरियां देख रहे हो आप? एक शाम देखा था मैंने उसे गुजरते हुए, एक शाम देखा था मैंने उसे गुजरते हुए, और अब मेरी हर शाम गुजरती है उसे देखने के लिए। मैंने थोड़ी बनाई, क्या भाई जल्दी बोलो यार, नहीं हो पाएगा, भरोसा है मेरे को आप पे। हाँ अब देखो ध्यान से, ये सबसे पहले कहाँ गया, रजिस्ट्रेशन। ये कौन सा पोर्टल है, जीएसटी पोर्टल नहीं है, ई वे बिल पोर्टल, ई वे बिल रजिस्ट्रेशन। सेकंड क्या है, एनरोलमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, और थर्ड ई वे बिल फॉर सिटीजन।
मैं आपको बताऊंगा ये एनरोलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर क्या है, ठीक है। अभी जनरली ये फर्स्ट वाले पे जाएगा, ई वे बिल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, हाँ हाँ बेटा आगे बढ़ आगे। हाँ, अब जैसे ही हम गए तो उसने क्या पूछा, एंटर जीएसटीएन। इसका मतलब है सर ये ई वे बिल का पोर्टल और जीएसटीएन का पोर्टल आपस में क्या है, लिंक। ठीक है, इसको क्या हो गया, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक बार देखो प्लीज, देखो एक बार, ये क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा ई वे बिल का पोर्टल। हाँ देखो, अब ई वे बिल में क्या क्या डिटेल आएगी आपके हिसाब से बेटा, एक तो सप्लायर की डिटेल, और एक रेसिपेंट की, और एक ट्रांसपोर्टर की। तो ई वे बिल में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट नंबर ए और एक पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए में सप्लायर और रेसिपेंट की डिटेल जाती है, और पार्ट नंबर बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल जाती है। तो सर ये ई वे बिल जनरेट करने के अलग अलग ऑप्शन, हाँ ये आया मेन पोर्टल जहां पे हमको बनाना है। अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये है हमारा ई वे बिल एंट्री फॉर्म। इसमें सिर्फ काय की डिटेल जाएगी, सप्लायर और रेसिपिएंट। क्या यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टर वांसपोर्टर की डिटेल नहीं। अच्छा आप सप्लाई टाइप में देखो कितनी सारी चीजें, पढ़ो क्या क्या है, आउटवर्ड इनवर्ड, फिर उसके बाद है सप्लाई कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, जॉब वर्क कर रहे हो, फिर हाँ एसकेडी मतलब सेमी नॉक डाउन और कंप्लीटली नॉक्ड डाउन, फिर ओन यूज, एग्जीबिशन, इतने सारे केसेस में ई वे बिल आपको बनाना पड़ता है। आ जाओ आगे आओ। अब आप देखो ध्यान से, सप्लायर की डिटेल और क्या लिखा है, बिल टू, और नीचे एक और चीज क्या लिखी है, शिप टू। और नीचे इन्होंने पता है क्या लिखा है, नाम बताओ, डिस्क्रिप्शन बताओ, एचएसएन बताओ, क्वांटिटी बताओ, टैक्सेबल वैल्यू बताओ। जैसे ही ये 50,000 से ज्यादा होगा क्या, ई वे बिल। सर एक बात बताओ, आइटम 10,000 का है, क्या ई वे बिल बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ कंपलसरी कब है, 50,000 के बाद। वैसे तो मैं चाहूं तो 10 रुपए का भी ई वे बिल बना दूंगा, पोर्टल पे बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये आया पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में सर डिटेल किसकी है, भाई कैसे जाएगा, रूट से जाएगा, रेल से, एयर से, शिप से जाएगा, तो जाएगा कैसे। अच्छा पहली इंपॉर्टेंट चीज है व्हीकल नंबर, वो तो डालना ही पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे। सर एक बात बताओ, अगर हमारा पैदल जा रहे हैं तो क्या ई वे बिल बनेगा, पैदल मतलब बुलक कार्ट पे जा रहे हैं, टान टना टान टान, तब ई वे बिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आगे ई वे बिल के एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे, पर एक्सेप्शन पढ़ने से पहले दिमाग अभी चलाने लग जाओ कि कब ई वे बिल बनाना है और कब नहीं बनाना है। ठीक है आगे बढ़ो। अच्छा मोड में क्या लिखा हुआ है, रेगुलर और, सर ये ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है राजा, ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब पता है आपको, आप लोग ओवर डायमेंशनल कार्गो, अरे दिमाग इतना सा लोड, ये आप ही तो हो बेटा, ये सी एंटर, ये सी एंटर, ओवर डायमेंशनल कार्गो, ये ओवर डायमेंशनल कार्गो, ये आप हो बेटा। और इसके ऊपर इतना सारा क्या, बोझ, इसको बोलते क्या, ओवर डायमेंशनल कार्गो, गाड़ी से ज्यादा गाड़ी का वजन। ठीक है,
सर क्या ताना मारते हो आप यार। अच्छा सर एक बात बताओ, ऊपर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार। क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब समझना, डायरेक्ट ईवे बिल से कहा जाता है जीएसटीआर 1 में। सब पोर्टल आपस में क्या है, इंटरलिंक। ई वे बिल बनाया, ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन कहाँ चले गया, जीएसटी में। क्या बार बार अपने को करना पड़ेगा? नहीं। यही तो है जीएसटी की खासियत कि सर अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस भी बनाया ना, तो ई इनवॉइस इतना शानदार पोर्टल है इनवॉइस का कि एक बार ई इनवॉइस बनाओ, जीएसटी में भी डिटेल चले जाएगी और वहीं से ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगी, ई वे बिल में भी आ जाएगी। और जैसे ही ओके करा, ये ई वे बिल का क्या आ गया, पर। अब इसमें सब आएगा कि बिल टू क्या, शिप टू क्या, फिर ट्रांसपोर्टर की डिटेल क्या। बहुत बढ़िया, इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। बोलो बात समझ में आई क्या आपको? तो बस ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है ई वे बिल। कब बनाना है, जब वैल्यू 50,000 से ज्यादा। अब एक सोच समझ के बात बताना, देखें दिमाग चल रहा है या नहीं। गाड़ी वाले को मैंने 20,000 के टैक्सेबल गुड्स दिए, 18% जीएसटी, और साथ में मैंने 30,000 के एग्जेम्प्ट गुड्स भी दिए। अब मुझे आप बताओ सोच समझ के कि सर देखो वैल्यू अगर आप निकालोगे ना, तो 20,000 और 18% कितना, तो 23,000, और सर फिर एग्जेम्प्ट भी जोड़ोगे 30,000 तो कितना आया। क्या ई वे बिल बनाना है या नहीं बनाना है? राजा, ई वे बिल तभी बनता है जब हमारा टैक्स का अमाउंट होता है। किसका अमाउंट होता है, टैक्स का अमाउंट होता है। अब मुझे बताओ एग्जेम्प्ट के केस में कितना एग्जेम्प्ट, 30,000। 30,000 को आप क्या करो, कितना, मुझे सिर्फ क्या देखना है, टैक्सेबल वैल्यू। इस केस में बनाना तो कंपलसरी नहीं है, पर क्या वॉलेंटरी चाहो तो बना सकते हो। हाँ देखो सर, वॉलेंटरी चाहो तो बना सकते हो। तो क्या देखा सर हमने, 50,000 से, 50,000 से ज्यादा एग्जेम्प्ट गुड्स के केस में देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ई वे बिल। अब एक और चीज बताओ, अगर मैं स्केड्यूल 3 के गुड्स इधर उधर कर रहा हूं, स्केड्यूल 3, क्या ई वे बिल? सर एक बात बताओ, जब वो सप्लाई ई वे बिल का कंसेप्ट आया कि जीएसटी की चोरी नहीं होनी चाहिए, और जब सप्लाई ही नहीं है तो फिर तो सर जीएसटी की तो बात ही नहीं हो रही है, और जब जीएसटी की बात ही नहीं हो रही तो ई वे बिल की भी बात नहीं होगी। बोलो बात समझ में आई? तो सर कब बनाना है ई वे बिल, 50,000 से ज्यादा। अब हमने वहां पे पोर्टल पे देखा था, पता है क्या, मूवमेंट। या तो सप्लाई हो, सप्लाई मतलब आगे से जीएसटी आएगा, या तो, अभी सुनो ध्यान से, अदर देन सप्लाई का मतलब है कि अगर सप्लाई नहीं भी है तो भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। और इसमें बेटा 50,000 के दो एक्सेप्शन भी कवर होते हैं। पहला एक्सेप्शन है जॉब वर्कर, अगर इंटरसेट, इंट्रा नहीं, कौन सा, इंटर। मेरा काम है सपोज करो भाई शर्ट बनाने का, और वैभव हमारी शर्ट पे बटन लगाता है और वैभव शर्ट को कलर करता है, ठीक है। हाँ बिगाड़ता ही होगा, तो वो तो पक्की बात है। तो आपको मालूम है पिछली बार मैं ये शर्ट बना रहा था, क्या हुआ था, मेरी पूरी क्लास खत्म हो गई। फिर एक लड़की आई, बोले सर मैं सबके सामने तो नहीं बोलना चाहती थी, सर ये देखो शर्ट ऐसी बनती है। वो ऐसा पूरा कॉपी में बना के लाई मेरे लिए, बोले सर अगली बार जब शर्ट बनाए तो ऐसी बनाना। ये शर्ट है। अरे यार ये शर्ट है यार। हम कहाँ पे हैं?
एमपी में। और महाराष्ट्र में कौन है हमारा? वैभव। हम बेटा अब इधर 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 चलो, अभी शर्ट जा रही है बेटा, शर्ट जा रही है, गाओ गाना गाओ, गाना गाओ, अच्छा चलता हूँ। हाँ बस, अब शर्ट गई। अब बेटा वैभव के पास शर्ट आई। वैभव तुम बताए शर्ट को क्या करोगे? कलर। अरे कलर है कलर। और इसके ऊपर बेटा एक और चीज, क्या बटन? अरे वो बटन ऐसे है। वाह, अरे वाह, वाह क्या बना है, वाह। बस अब वैभव शर्ट तुम नहीं बेचोगे, ये शर्ट का क्या करोगे तुम? ये शर्ट को क्या करोगे? चल रे चल चल चल, वापस आजा 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 आजा। ये शर्ट आ गई मेरे पास। अच्छा वैभव तुमने मेरे लिए बताया क्या करा? जॉब। जॉब वर्क क्या है, गुड्स या सर्विस? सर्विस। अब देखो क्या होता है ना, जॉब वर्क के केस में ये तो ट्रांसफर है, सप्लाई तो बनेगा नहीं, क्योंकि मैंने माल बेचा नहीं, भेजा। बेचूंगा तो अल्टीमेटली मैं ही। अभी मैंने सिर्फ वैभव को माल भेजा ताकि वैभव इस पे कलर कर दे और बटन लगा दे। अब पता कैसे चलेगा कि सर आपने कितना भेजा, कितना वापस आया? क्योंकि बहुत बार पता है एक चीटिंग हो सकती है। क्या चीटिंग हो सकती है? कि मैंने भाई इधर भेजा और हो सकता है आधा माल यहीं से बेच दिया। तो लॉ मेकर बोलता है यार ट्रैक कैसे रखेंगे? इंट्रा स्टेट है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम दोनों अलग अलग हैं, इंट्रा स्टेट नहीं है, कौन सा स्टेट है? तो लॉ मेकर ने बोला ये 50,000 की लिमिट को भूल जाओ। इस केस में अगर आपने शर्ट की वैल्यू 10,000 भी है ना, और बिकने के लिए नहीं जा रहा है, सप्लाई के लिए नहीं जा रहा है, रीजन इज अदर देन सप्लाई, रीजन इज ओनली मूवमेंट ऑफ गुड्स, इस केस में भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? ठीक है, आज तक उन्होंने इतना टफ नहीं पूछा, इंटर की जगह सिर्फ उन्होंने इतना लिख दिया ना, तो आधा इंडिया गलत करके आएगा। आधा इंडिया गलत करके आएगा, क्योंकि सिर्फ हमको इतना याद रहता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स टू जॉब वर्कर ई वे बिल बनाओ। बेटा मूवमेंट ऑफ गुड्स टू जॉब वर्कर में ई वे बिल नहीं बनाना है, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स में क्या बनाना है? ई वे बिल बनाना है। इसका मतलब है सर इंट्रा स्टेट हो रहा है तो क्या ई वे बिल बनाना है? कोई जरूरत नहीं है, फिर भले वैल्यू 50,000 से ज्यादा ही क्यों ना हो, क्योंकि आप बेच थोड़ी रहे हो, आप तो सिर्फ क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो। बोलो पहला एक्सेप्शन क्लियर है? तो सर एक और है, और एक और है, 2 मिनट, एक और है हमारा इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। याद करो वो दिन जब हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। अच्छा रजिस्ट्रेशन चैप्टर में मैंने आपको कहा था कि सर देखो हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है, इंटरस्टेट मूवमेंट में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना रहता है, बट इस इंटरस्टेट मूवमेंट का एक एक्सेप्शन था, हैंडीक्राफ्ट गुड्स और नोटिफाइड हो। सर थोड़ा बहुत मशीन चलेगा क्या? हाँ सर थोड़ा बहुत मशीन चलेगा। तो अगर आपको हमने एग्जामिशन तो दे दिया रजिस्ट्रेशन से, बट यार कम से कम क्या तो जनरेट करो, ई वे बिल तो जनरेट करो, ताकि हमको पता तो चले। हो सकता है ना बहुत सारे लोगों का गुड्स हैंडीक्राफ्ट ना हो, और फिर भी वो कैसे लेके जा रहे हैं, ये तो टैक्स की चोरी हो गई। तो दो चीजें, एक इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, और दूसरा इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ बाय द पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। तो इन दो चीजों में 50,000 की वैल्यू को देखने की जरूरत नहीं है। मतलब 10 रुपए का माल भी इधर उधर हुआ तो क्या ई वे बिल बनाना पड़ेगा? हाँ सर बनाना पड़ेगा। और एक और चीज, अगर अनरजिस्टर्ड है सप्लायर और रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड, ई वे बिल में एक लाइन लिखी हुई है कि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स जनरेट करेगा वो ई वे बिल बनाएगा।
जैसे मैं अगर सप्लायर हूं और मैंने मेरा माल वैभव को दिया, तो सर मूवमेंट ऑफ द गुड्स जनरेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? साहिल सर। पर लॉ मेकर ने बोला कि सर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो हम ऐसा मानेंगे कि मूवमेंट ऑफ द गुड्स किसने कराया है? रेसिपिएंट ने कराया है। तो अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो मूवमेंट ऑफ द गुड्स किसने कराया? सप्लायर। पर सर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो मूवमेंट ऑफ द गुड्स किसने कराया? और अगर रेसिपिएंट ट्रांसपोर्ट अरेंज कर रहा है, कौन अरेंज कर रहा है? रेसिपिएंट। तो मूवमेंट कौन करा रहा है? रेसिपिएंट करा रहा है। अल्टीमेटली मुझे ई वे बिल जनरेट करना है, या तो सप्लायर कर दे या तो रेसिपिएंट कर दे। सर अगर दोनों ही नहीं कर रहे तो बताए किसको करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टर को करना पड़ेगा। ई वे बिल बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि गुड्स देखो, सप्लायर मना कर रहा है, रेसिपिएंट मना कर रहा है, बेटा गाड़ी किसकी है? वो बोलेगा भाई तुम्हारे गुड्स के चक्कर में प्रॉपर ऑफिसर किसकी गाड़ी रखेगा? ट्रांसपोर्टर। ठीक है, बोलू बात समझ में आई क्या? तो कल और अपन इसकी डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है ई वे बिल, दोनों अनरजिस्टर्ड हो क्या रजिस्टर्ड है, सारे केसेस आएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।